बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की फिजिक्स चल रही है, चैप्टर नंबर 12 इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज हम इसका लेक्चर नंबर जो 2 है वो डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक का नाम है जी कूलम्स लॉ। अब जो कूलम लॉ जो है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, वो आज के इस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कूलम लॉ का आता है जी इंट्रोडक्शन। कूलम लॉ के इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं कि इस कूलम का जो है पूरा नाम है चार्ल्स कूलम और ये 1784 में जो है ना डिस्कवर हुआ था। इसके बाद जो है ये जो कूलम था ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, जो फौज में जो इंजीनियर होते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही अपनी आर्मी के अंदर जो है ना ये एक मिलिट्री इंजीनियर था और इसने जो है ना वो फोर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। ठीक है, किसी भी चीज को दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो इसने क्वांटिटेटिव जो है ना वो एनालिसिस किया। इसके बाद जो है कूलम लॉ जो है इसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि कंडीशन क्या होती है कूलम लॉ की। कूलम लॉ की पहली कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसके बाद ये एप्लीकेबल होता है जस्ट फॉर स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, अब जो पॉइंट चार्ज है ये क्या होता है, ये एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी जो डायमेंशन है वो बहुत जो है वो स्मॉल होती है। ठीक है, इसके बाद जो है कूलम लॉ की क्या स्टेटमेंट होगी, इसको समझने के लिए हम पहले इसके डायग्राम समझते हैं, फिर हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, हमारे पास जो है ये दो चार्ज हैं, चार्ज Q1 और चार्ज Q2। ठीक है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो r है। अब अगर हम कूलम लॉ को समझना चाहें ना तो हम इसकी एक फर्स्ट ईयर में जो आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे हम इस कूलम लॉ को इजीली समझ सकते हैं। अब जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो दो मैसेज के दरमियान में फोर्स बताता है। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर जमीन के ऊपर दो मैसेज रख दिए जाएं m1 और m2, इन दोनों के दरमियान में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताता है। लेकिन जो कूलम लॉ है, ये दो चार्ज अगर आप रख दें Q1 और Q2, इसके दरमियान में जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को समझते हैं, फिर हमें इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखिए चार्ज Q1 है और ये है जी चार्ज Q2। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, अब इमेजिन करें कि अगर हम इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, मतलब पहले ये चार्जेस स्मॉल है 10-10 कूलम के सपोज कर लें, फिर आप इन चार्जेस को रख दें जी 100 कूलम का, तो जाहिर बात है अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो इनके जो है वो दरमियान में फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चार्जेस की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो ये इसकी पहली बात होगी कि जो इसके अंदर दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है, अब ये फोर्स दो तरह की हो सकती है। अगर तो चार्जेस सेम होंगे तो जाहिर बात है रिपल्शन की फोर्स होगी, अगर दो चार्जेस डिफरेंट होंगे तो ये अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। इसके बाद आता है इसकी डिस्टेंस के बाद ये रेडियस की। अगर आप इन दो चार्जेस के दरमियान में रेडियस को बढ़ाएं या डिस्टेंस को बढ़ाएं तो सारी बात आप दो चार्जेस एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं, तो फिर वो जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान में वो कम होगी। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम होगी, या अगर आप डिस्टेंस कम कर दें तो फोर्स ज़्यादा होगी, तो इन दोनों के दरमियान में होगा इनवर्स रिलेशन। तो जो फोर्स है जी वो जो डिस्टेंस है उसके साथ रखती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बल्कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कूलम लॉ क्या स्टेट करता है। इसके साथ साथ आप पढ़ भी लें, कूलम स्टेट करता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दो तरह की फोर्स हो सकती है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, इज वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to product of the magnitude of their charges, and दूसरी बात क्या बताई थी, inversely proportional to the square of distance between them. This is called a Coulomb law. ठीक है, तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो ये देखें F proportional to Q1 Q2
और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला है वो पॉइंट क्या बनेगा जी, वो होगा जी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर किया तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, तो आ गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब हमें इस बात का पता है कि अगर हमने ये वाला साइन यहाँ से खत्म करना हो तो हम कांस्टेंट लेके आते हैं, इक्वल लगाएंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे जी K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे जो K है वो क्या है जी, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, अब कूलम कांस्टेंट को जरा जो है वो आप समझ लें कि कूलम कांस्टेंट जो है इसका फार्मूला क्या होगा। तो कूलम फोर्स आप निकाले जी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो यहाँ से अगर आप K निकालें तो r² डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, Q1 और Q2 मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो K बराबर आ गया जी FR²/Q1 Q2। तो यहाँ पे जो K है इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं और इसे हम जो है कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। अब जो K की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अहम एमसीक्यूज आगे आने वाले हैं। तो अब देख लें, द वैल्यू ऑफ जो K है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। पहला जो है वो ये है कि दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। और दूसरा डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो आप यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे, फोर्स का यूनिट क्या ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं या किसी और सिस्टम में ले रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे जो K है ये बराबर होता है, ये ड्राइव्ड वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको साथ मेंशन किया है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन नॉट इसे पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो K है ना इसकी क्या वैल्यू होगी वो आप निकाल लें। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये साथ मेंशन की यहाँ पुट करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है K इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वैल्यू याद रखनी है और ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपका कूलम जो है ना वो लॉ की आपने, या कूलम फोर्स का मैथमेटिकल ड्राइव करना था और कुछ आपने एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने थे। इसके बाद जो है वो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो कूलम लॉ है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, या जो कूलम लॉ है, ये जो कूलम फोर्स है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए यहाँ पे इसको साबित करना है कि जो कूलम लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ भी रिलेट करता है। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पे देखें, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म लिख लें, एज कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, क्योंकि अगर पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे लगाएगा, इसलिए इसे म्यूचुअल का नाम दिया बाहमी तौर पे। तो ये फार्मूला पीछे ड्राइव कर लिया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। के की वैल्यू आप ऊपर पढ़ के आए क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट करेंगे Q1 Q2/r²। हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो साथ इसका क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखें डायग्राम, इसकी डायग्राम के बाद इसे आगे लेके चलते हैं। तो देखें जी जरा, ये हमारे पास पहला जो चार्ज है वो Q1 था, दूसरा चार्ज था Q2, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि अभी हमने कहा कि जो कूलम फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी लगने जा रहा है, तो उसको भी आप देख लें। अब देखें, अगर ये दोनों चार्जेस हैं तो जाहिर बात है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगर तो सेम चार्जेस होंगे तो ये जो है वो रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो वो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएंगे। अब इमेजिन करें कि ये जो पहला चार्ज है ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ये देखें पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे इसको F21। F21 यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, F21 इसको लिखना है, तो ये मेंशन कर दिया है। F21 हम इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2, फोर्स लग रही किसके ऊपर, चार्ज Q2 के ऊपर, और लगा कौन रहा है जी Q1 बाय Q1। तो F21 को लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। अब पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा मतलब उस एक्शन के नतीजे में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा।
ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दूसरा चार्ज भी पहले पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसको जो है वो हम लिखेंगे जी F1 2, ठीक है। इसको हम F12 लिखेंगे और ये देखेंगे कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। तो इसे लिखेंगे F12 मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, ठीक है। तो हम इसकी जो वेक्टर फॉर्म है उससे हम देखिए इसको लिख लें कि F21 जो है इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम पीछे पढ़ के हैं Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यहाँ पे इसका भी यूनिट वेक्टर वही होगा R21 यूनिट वेक्टर। इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे लें। तो जो फोर्स लगा रहा है जी आपकी F12 या जो चार्ज Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो उसको हम लिखेंगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12, ठीक है। तो इसको 4 इक्वेशन का हम नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखें कि इनके यूनिट वेक्टर को, ये देखें ये पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन इनके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी R21 बराबर किसके है, R12 के यूनिट वेक्टर के, माइनस जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्शन को। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो F21 आ जाएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे जो R21 है इससे हम क्या लिखेंगे जी माइनस R12, यहाँ पुट कर देंगे ये वाली जो माइनस R12। अब देखें जो माइनस है वो इधर बाहर आ जाएगा, तो F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। तो F21 इज इक्वल टू, अब ये जो सारी जो इक्वेशन है ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12, ये बराबर है जी किसके, F12 के। तो ये सारी किसके बराबर आ गई जी, F21 बराबर आ गया माइनस F12 के। अब देखें ये F21 वो फोर्स थी जो, इधर आप देख लें F21 वो फोर्स थी जो पहला चार्ज दूसरे पे लगा रहा था, और F12 वो फोर्स थी दूसरा चार्ज पहले पे लगा रहा था। अगर आप इसको देखें तो दोनों देखें इक्वल आई है, लेकिन तो यहाँ से क्या साबित हुआ जी कि दोनों जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम आई हैं, लेकिन नेगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। और यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बयान करता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है जी, ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये बात, हेंस कूलम लॉ इज अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस और इसके कूलम लॉ से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अगर आप इसके दरमियान मीडियम प्लेस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ये देखें अगर आपके पास ये जो है ना वो चार्ज है, ये Q1 और Q2, इसके दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं है, तो मतलब वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में, वो जो आपने मीडियम प्लेस किया है इस मीडियम को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, या इसे हम इंसुलेटिंग मीडियम कहते हैं, और उसी इंसुलेटिंग मीडियम का हम नाम देते हैं जी डाई इलेक्ट्रिक का। जब इसको हम प्लेस करेंगे तो जो आपने डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे मटेरियल रखा है या मीडियम रखा है, तो उतने ही फैक्टर के साथ जो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को देख लें कि क्या होगा फैक्ट की जी, इफ वी प्लेस एन इंसुलेटिंग मीडियम, अगर हम इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करें, इंसुलेटिंग मीडियम कोई प्लास्टिक या रबर वगैरह रख दें बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में, देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, बिकम रिड्यूसेस, वो कम हो जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को, इस फैक्टर को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसे हम नाम देते हैं जी रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। तो आगे इसको मजीद डिटेल के साथ देखें कि इसमें क्या होने जा रहा है। ये देखिए दो चार्जेस थे Q1 और Q2, दरमियान में वैक्यूम है, तो ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में हमने ये वाला मीडियम प्लेस किया है। जब हमने वैक्यूम था तो फोर्स वही है रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे मीडियम प्लेस किया तो F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, वही फैक्टर से रिड्यूस होगी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एप्सिलॉन R को यहाँ से बाहर निकालने 1 ओवर एप्सिलॉन R, पीछे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, जो इतना फैक्टर ये वाला, ये बराबर किसके है जी, F वैक्यूम के, या F वैक्यूम पुट कर दें तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F मीडियम मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया जी F वैक्यूम ओवर F मीडियम। तो ये एप्सिलॉन नॉट की प्रॉपर डेफिनेशन है रिलेटिव परमिटिविटी की, जो कि आप इस फार्मूले से देख के कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड है, ये रेशियो है जब दो चार्जेस के दरमियान फोर्स वैक्यूम में होगी और जब दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स मीडियम में होगी। ठीक है, तो क्या तारीफ होगी, इसके फार्मूले को देख करने हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between charges in vacuum force in vacuum to the electrostatic force between charges in medium, this is called a relative permittivity। और लास्ट पे ये बात बहुत अहम एमसीक्यूज है कि relative permittivity का यूनिट क्या होगा, तो relative permittivity का जो यूनिट है वो होता है जी, यहाँ पे आप देख लें, ऊपर भी न्यूटन यूनिट पुट करें, नीचे भी न्यूटन पुट करेंगे क्योंकि 4 यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, तो इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो आपने याद रखना है कि जो चीज़ें सेम क्वांटिटी की रेशियो होती है तो उनका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था कूलम लॉ, ये बहुत अहम टॉपिक है, समझने वाला है। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने का वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।